सहानी का मर्डर करने के बाद राहिल आयशा के पास पहुंच चुका था। उसके घर में वो लोग माया को जेल से छुड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो दूसरी तरफ राहुल आयशा को लेकर परेशान था, क्योंकि वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राहुल की बाइक लेखा के मकान के सामने आकर रुकी। उसने देखा कि लेखा के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो सीधा घर के अंदर गया तो उसने वहां जो देखा उससे वो हैरान रह गया। लेखा के घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके घर में कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। हैरानी की बात तो ये थी कि लेखा भी वहां से गायब थी। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया होगा। वो तुरंत लेखा के रूम के बाहर निकलकर उसके मालिक के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में उसके मालिक ने दरवाजा खोला तो राहुल ने उससे तुरंत पूछा, वो लड़की आपके यहाँ किराए से रहती थी, कहाँ गई? उसके कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये सुनते ही मकान मालिक भी दंग रह गया। उसने तुरंत कहा, मैं तो 3 दिन से घर पर ही नहीं था, आज ही आया हूं। उसकी बात सुनकर राहुल समझ चुका था कि मकान मालिक को भी लेखा के बारे में कुछ भी नहीं पता। राहुल लेखा के लिए परेशान हो रहा था। उसके दिमाग में वही बात आई जो लेखा की मां ने उससे उस अशुभ शक्ति के बारे में बताई थी। उसे लग रहा था कि कहीं वही अशुभ शक्तियों वाला इंसान पत्थरों को ढूंढते हुए लेखा के रूम तक तो नहीं पहुंच गया, और जब उसे वो पत्थर ना मिला हो तो वो लेखा को ही अपने साथ ले गया हो। चाहे कुछ भी हो, मुझे लेखा को ढूंढना ही होगा। इतना सोचकर राहुल फौरन अपनी बाइक लेकर वहां से निकला। राहुल नहीं जानता था कि वो अशुभ शक्तियां किसके अंदर है। वो बस अब उनके बारे में पता करना चाहता था, जिसके लिए उसे लेखा की मां से मिलने की जरूरत थी। पर उसे लेखा की मां का ठिकाना भी तो नहीं पता था। राहुल ये सब सोचते हुए अपनी बाइक तेजी से सड़क पर दौड़ा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसे लेखा की फिक्र सता रही थी। उसने सोचा, एक बार कैफे में पता कर लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो लेखा फिर से काम करने की चाह में कैफे न गई हो और उसके घर में ना रहते हुए किसी ने उसके घर में चोरी करने की कोशिश की हो। राहुल ने तुरंत अपनी बाइक कैफे की तरफ मोड़ ली और कुछ ही देर में वो कैफे के सामने जाकर रुका। राहुल तुरंत बाइक से उतरकर कैफे में एंटर हुआ और सीधा मैनेजर से जाकर पूछा, लेखा है ये क्या यहाँ पर? मैनेजर राहुल के चेहरे में परेशानी साफ देख पा रहा था। उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं सर, जिस दिन से आप उसे यहाँ से लेकर गए उस दिन के बाद से वो नहीं आई यहाँ पर। राहुल की उम्मीद भी नाकाम हो गई। मैनेजर ने धीमे से पूछा, कुछ हुआ है क्या सर? राहुल उसकी बात का जवाब दिए बिना कैफे से बाहर निकल गया। वो सोच रहा था, इससे ये तो कंफर्म हो गया है कि लेखा किडनैप हो गई है। क्या करूं, पुलिस को बताऊं क्या? नहीं, इससे शायद हमारे सारे राज उन्हें बताने पड़े। अब मुझे अपने तरीके से ही उसे ढूंढना होगा। इतना सोचकर राहुल अपनी बाइक उठाकर वहां से निकल गया। जब राहुल लेखा को ढूंढ रहा था उसी वक्त लेखा एक अंधेरे से भरे कमरे में पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह पे एक टेप लगा हुआ था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन छूट नहीं पा रही थी। उस कमरे में एक रोशनी भी नहीं थी, जिससे लेखा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां पर है। लेखा मुंह से बोलने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे एक भारी सी आवाज सुनाई पड़ी, मजा आ रहा है ना यहाँ पर? अब जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते तब तक तुम्हें यहीं पर कैद रहना पड़ेगा। लेखा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज किस इंसान की थी और वो किस मकसद से ये बात कह रहा था। उस इंसान के इतना कहने के बाद उसकी आवाज आना बंद हो गई। ठीक उसी वक्त माया जेल में अपने सेल में बैठी हुई थी और उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा। उस सेल से झांक कर बाहर की तरफ कुछ देख रही थी। जैसे ही उसने एक हवलदार को वहां घूमते हुए देखा, उसने अपने हाथ में लिए कांच के टुकड़े को अपने दूसरे हाथ की कलाई पर चढ़ाया, जिससे उसकी नस कट गई और माया के हाथ से खून की गहरी धार बहने लगी। जो हवलदार वहां सबकी सेल्स में राउंड मारने आया था, जैसे ही उसने देखा कि माया की नस कटी हुई है, वो सेल में बेहोश पड़ी हुई है, उसने तुरंत तेजी से अपनी विसल बजाना शुरू कर दी। विसल की आवाज सुनकर वार्डन भी भागा हुआ उस हवलदार के पास आया और चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ, इतनी जोर जोर से विसल क्यों बजा रहे हो? हवलदार ने बिना कुछ कहे माया की सेल की तरफ इशारा किया। माया की सेल में देखते ही वार्डन भी चौंक गया। उसने तुरंत हवलदार को माया की सेल खोलने का ऑर्डर दिया और कहा, फौरन पुलिस वैन निकालो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। यस सर, बोलकर तुरंत वो हवलदार वैन रेडी करवाने के लिए जेल से बाहर भागा। कुछ ही देर में वैन रेडी थी। माया को तुरंत उसकी सेल से उठाकर लाया गया और वैन में लिटाकर वहां से रवाना कर दिया गया। वैन जेल से निकल चुकी थी, जिसमें सिर्फ
3 हवलदार और एक इंस्पेक्टर मौजूद था। वैन जेल से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर पहुंची ही थी कि अचानक उसके टायर से हवा निकलने लगी। ड्राइवर ने वैन रोक कर देखा तो उसके चारों टायर पंचर हो चुके थे। ड्राइवर ये देख ही रहा था कि तभी उसने देखा 2 बाइक्स सामने से वैन की तरफ चली आ रही। ड्राइवर ने सोचा उनसे कोई हेल्प मांग ली जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बाइक वैन के करीब पहुंची, उनमें से एक बाइकर ने वैन की तरफ एक बम फेंका, जिससे वैन के सारे लोग डर गए। बम वैन के नीचे जाकर रुका और उससे धुआं निकलने लगा। इंस्पेक्टर को लगा वो बम फट ना जाए, इसलिए वो तुरंत वैन से नीचे उतर गया और उसने चिल्लाकर कहा, सभी लोग वैन के नीचे उतर जाओ। ये बाइकर कोई और नहीं बल्कि आयशा और ब्रेन मैन थे। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने चिल्लाया, माया के साथ वैन के पिछले हिस्से में जो हवलदार थे वो भी तुरंत नीचे उतरे और बाइकर को रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। जो धुएं वाला बम आयशा ने वैन की तरफ फेंका था, उससे वो वैन पूरी तरह से धुएं में ढक चुकी थी। तीनों हवलदार और इंस्पेक्टर का ध्यान आयशा और मैग्नेट मैन पर था। उन्होंने जानबूझकर उन्हें अपने तक उलझाए रखा था। तभी एक कार वैन के पिछले हिस्से में आकर रुकी। उस वक्त सारे हवलदार और इंस्पेक्टर आयशा और मैग्नेट मैन को रोकने की कोशिश में थे। किसी को ध्यान ही नहीं था कि पिछले हिस्से में कोई नहीं है। जो कार वैन के पीछे आकर रुकी थी वो राहिल की कार थी। उसने धुएं का फायदा उठाकर जल्दी से वैन का पिछला गेट खोला। तब तक सामने इंस्पेक्टर ने अपनी गन निकालकर आयशा से कहा, कौन हो तुम लोग? दोनों अपना हेलमेट हटाओ। आयशा ने अपना हेलमेट नहीं हटाया। उसे बस इंतजार था कि राहिल जल्दी से माया को वैन से निकाल ले और उसके बाद वो लोग बिना किसी को चोट पहुंचाए वहां से निकल जाए। तभी आयशा के कान में आवाज गूंजी, आयशा काम हो गया, फौरन निकलो वहां से। ये आवाज आयशा के कान में लगे ब्लूटूथ पर आई थी। ये सुनते ही आयशा ने बाइक से उतरकर अपनी उड़ने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया और उन चारों पुलिस वालों को एक एक घूंसा मारकर इंस्पेक्टर के हाथ से गन छीन ली। आयशा ने इतनी तेजी से उड़कर उन लोगों को पीट दिया था कि उन्हें समझ में नहीं आया था कि उनके साथ हुआ क्या। आयशा ने इंस्पेक्टर के गन की मैगजीन निकालकर उससे बुलेट्स निकाल ली और गन उसके पास फेंककर वो और मैग्नेट मैन अपनी अपनी बाइक में सवार होकर फिर से वहां से निकल गए। उनके वहां से निकलते ही इंस्पेक्टर तुरंत वैन के पिछले हिस्से पर भागा तो उसे समझ में ही नहीं आया था कि अचानक से माया वहां से कहां गायब हो गई, क्योंकि राहिल तो कब का वहां से उसे लेकर निकल चुका था। इंस्पेक्टर ने तुरंत वैन के अंदर जाकर अपना वायरलेस निकाला और उससे अपने डिपार्टमेंट को उनके साथ हुई घटना के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। आयशा के ब्लूटूथ में जो आवाज आई थी वो राहिल की ही थी। आयशा और मैग्नेट मैन तेजी से अपनी बाइक चलाते हुए अपने घर की तरफ चले जा रहे थे। आयशा ने अपने ब्लूटूथ में राहिल से कहा, सीधा घर पहुंचो, और तुमने कहा था ना कि तुम्हारा फैमिली डॉक्टर है जो माया को ठीक कर देगा, तो उसे भी वहां पर बुला लो। इतना बोलकर आयशा ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ ही देर में मैग्नेट मैन, आयशा, राहिल और उसका डॉक्टर माया को लेकर उसके घर पहुंच चुके थे। राहिल ने डॉक्टर को देखते हुए गंभीरता से कहा, आप इस औरत का इलाज कीजिए और चुपचाप यहां से निकल जाइए। याद रखिएगा, इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बोलना। डॉक्टर ने धीमे से कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हो मैं वही करूंगा। डॉक्टर ने माया के हाथ में कटी हुई जगह पर कुछ टांके लगाए और उसे पट्टी बांधकर एक इंजेक्शन देने के बाद आयशा से बोला, इनको कुछ ही देर में होश आ जाएगा। ये मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, इन्हें आप मंगवा लीजिए। दवाई का पर्चा आयशा को देकर डॉक्टर वहां से निकल गया। उसके जाते ही ब्रेन मैन ने आयशा से कहा, तुमने आज जो कांड किया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि पुलिस तुम लोगों को नहीं ढूंढेगी? आयशा ने गहरी सांस लेकर कहा, ढूंढेगी तब ना जब उन्होंने हमारा चेहरा देखा होगा। मैंने और मैग्नेट ने तो हेलमेट पहन रखे थे, हमारी बाइक्स की नंबर प्लेट भी फर्जी थी। तुम फिक्र मत करो, हम यहां सेफ हैं। ब्रेन मैन ने धीमे से कहा, आयशा, तुमने एक क्रिमिनल को जेल से भगाया, तुमने अपने साथ हम सबकी लाइफ भी रिस्क में डाली। आयशा ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ इतना ही रिस्क लगता है तो चले क्यों नहीं जाते यहां से? तुम्हें मेरा साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मुझसे ये नेगेटिव बातें मत किया करो। ब्रेन मैन आयशा से कोई बहस नहीं करना चाहता था। अब वो समझ चुका था कि आयशा को कुछ भी समझाना मतलब पत्थर में अपना सिर पटकना है। वो हल्का सा मुस्कुराकर वहां से अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही आयशा ने राहिल से कहा, माया के होश में आते ही हम अपने अगले प्लान को अंजाम देंगे। इसकी रिहाई तो हो गई है, लेकिन मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। इतना बोलकर आयशा घर से बाहर निकल गई।
उसी की दूसरी तरफ करण स्माइल कैफे में बैठकर कॉफी पी रहा था और उसके ब्लूटूथ में नायडू बोल रहा था, करण तुमने वो न्यूज सुनी? रास्ते से किसी ने पुलिस वालों पर हमला करके उस खतरनाक क्रिमिनल माया को छुड़ा लिया है। करण ने गंभीरता से कहा, हाँ सर सुना तो है, लेकिन कौन हो सकता है ऐसा जिसे 2 महीने बाद माया की मदद की जरूरत पड़ सकती है? नायडू ने गहरी आवाज में कहा, जो इंस्पेक्टर माया के साथ वैन में गया था उसने बताया है कि 2 बाइकर वैन के सामने आकर खड़े हो गए और एक ने तो उन्हें इतनी तेजी से मारा कि उन्हें पता भी नहीं चला। मुझे लगता है कि ये वही रेसर हो सकते हैं जो आउटस्कर्ट्स में रेस करवाते थे। वैसे ये माया केस कोई और पुलिस वाला हैंडल कर रहा है, पर मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी तरफ से इसका पता करने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में कोई नया इंसान आ चुका है जो फिर से हमारे देश की शांति भंग करना चाहता है। करण ने कुछ सोचकर कहा, सर मुझे तो लगता है सहानी का केस और ये माया को छुड़वाना कुछ कनेक्टेड हो सकते हैं। नायडू ने तुरंत कहा, होने को कुछ भी हो सकता है करण, इन्वेस्टिगेशन चालू रखो, हर रिपोर्ट मुझ तक पहुंचाते रहना। इतना बोलने के बाद कॉल कट गया। राहुल अपने घर में परेशान था कि लेखा कहां हो सकती है। ये सोच रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि अब एक ही आदमी है जो इसमें मेरी मदद कर सकता है और वो है नरकदूत। लेकिन मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे? उसके दिमाग में आ रहा था कहीं आयशा ने तो लेखा को किडनैप नहीं कर लिया। हाँ, उस दिन उसने होटल से जाते वक्त भी मुझसे यही कहा था कि इन सब का अंजाम मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे एक बार उससे मिलकर भी ये सब पूछना चाहिए। राहुल अपने घर से निकलकर कुछ ही देर में आयशा के घर पहुंचा। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया तो ब्रेन मैन ने दरवाजा खोला। उसके दरवाजा खोलते ही राहुल आयशा आयशा चिल्लाता हुआ घर में घुस गया, लेकिन आयशा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी ब्रेन मैन ने उससे कहा, राहुल आयशा घर पर नहीं है, वो मैग्नेट मैन और राहिल के साथ कहीं गया है। राहिल का नाम सुनते ही राहुल को हैरानी हुई। उसने तुरंत उससे पूछा, कहाँ गए हैं वो लोग? मुझे आयशा से लेखा के बारे में कुछ पूछना है। मैग्नेट मैन ने धीमे से कहा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हें आयशा का एक सच बताना है। क्या आयशा के इरादों के बारे में ब्रेन मैन राहुल को बता देगा? लेखा को किडनैप करने के पीछे किसका हाथ था? जानने के लिए सुनते रहिए नरक दूत।